ये सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी जिंदगी शानदार चल रही है एंड आपके एंड में पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है बच्चों। तो चलिए सरकार स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के लिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक बैच। ओके सो दोस्तों, व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू कवर इन दिस बैच। इस बैच में क्या कवर होगा, क्या हम पढ़ने वाले, कैसे हम पढ़ने वाले, ये सब हम शुरू करते हैं बच्चों। आइए। ओके सो बच्चों, अगर आप सीए अपियर कर रहे हो या सीए में या सीएस इंटरमीडिएट, देन यस दिस बैच इज सुटेबल फॉर अस। बिकॉज अगर आपका एग्जामिनेशन सीए सीएस सीए में कुछ भी है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे एंड यस ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस बैच। सबसे पहली बात, अगर आपका सीए एग्जामिनेशन है देन यस जीएसटी इज इन योर सिलेबस। और अगर आपके एग्जामिनेशन सीएस और सीए में है तो आपके लिए थोड़ा सिलेबस चेंज होता है। जीएसटी के कुछ चैप्टर्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है और कस्टम्स के एडिशनल कुछ टॉपिक्स आपके लिए एप्लीकेबल है, वो सब भी आपके लिए कवर किए जाएंगे। सो एवरीथिंग विच इज एप्लीकेबल फॉर सीए, एवरीथिंग विच इज एप्लीकेबल एडिशनली, और कुछ टॉपिक नहीं भी है इन सीएस और सीए में, यस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड। क्योंकि उसके स्पेसिफिक हमने नोट्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने बुक्स बना रखी है और उसके अकॉर्डिंग हम हर एक चीज कवर करने वाले हैं। नाउ सर, कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि ये फास्ट ट्रैक बैच में हम क्या कवर करने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं, क्या सारे टॉपिक्स कवर होंगे या सेलेक्टेड टॉपिक ही कवर होंगे। तो आइए बच्चों पहले उनकी बात कर लेते हैं हम। सर सबसे पहली बात, ये फास्ट ट्रैक बैच है। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब क्या होता है सर? टॉपिक तो हम सारे कवर करेंगे बट थोड़ा सा उसको थोड़ा स्पीड उसकी इस तरह से रखेंगे सो दैट आपको जल्दी से समझ में आ जाए टॉपिक्स। सरकार तो टॉपिक्स क्या क्या कवर किएंगे? सबसे पहली बात कवरेज की अगर हम बात करें तो ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड। कोई सेलेक्टेड स्टडी नहीं होगी बेटा, सारे टॉपिक विल बी कवर्ड। सारे अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ऑल दोज अमेंडमेंट्स विल बी कंसिडर्ड, और वो सारे अमेंडमेंट भी हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, थर्ड बात, सर क्या इसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं? यस, इस बैच के अंदर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे सो दैट आपको जो क्वेश्चन सॉल्यूशन में एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस चाहिए वो भी आपका आ जाएगा। एंड कॉन्फिडेंस अगर आपका आ गया इन क्वेश्चंस को करने के बाद एग्जाम में अपेयर करने का, तो माहौल ही बनने वाला नेक्स्ट लेवल का। क्लियर? सो बच्चों, सबसे पहली बात, सारे टॉपिक कवर करने वाले हम, क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, एंड सारे अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर कवर होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो कवरेज वाइज बात करें तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सेकंड, सर ये बैच कितने आवर्स का होगा? दिस बैच विल बी ऑफ अराउंड 50 आवर्स, लगभग 50-55 घंटे में थोड़ा प्लस माइनस 10% हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, एंड अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स एक बार पढ़ा हुआ है तो ये बैच आपके लिए कमाल होने वाला है, क्योंकि दिस बैच इज गोइंग टू रिफ्रेश एवरी पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अलोंग विद द क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो अगर आपके सीए है या सीए में है या सीएस इंटरमीडिएट के एग्जाम से, दिस बैच विल बी गोइंग टू बी completed in around 50 hours एंड सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं along with the questions. Now सर इसमें क्या क्या बुक्स हमको मिलने वाली है? सबसे पहली बात सर, जीएसटी रिबूट समरी बुक। जीएसटी रिबूट हमने बुक का नाम रखा हुआ है, दैट इज अ समरी बुक जिसके अंदर सारे टॉपिक्स हमने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही एनालाइज करने के बाद हमने हर टॉपिक को एक इजी लैंग्वेज के अंदर कवर किया है, और वो समरी बुक पूरी आपको मिलने वाली है प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। ओके बच्चों, सर अगर आपके एग्जाम सीएमए के है तो आपके लिए भी समरी बुक अलग से बनाई हुई है, आपके टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए बेटा। फिर जीएसटी रिबूट क्वेश्चनर बुक आपको दी जाएगी। दिस क्वेश्चनर बुक इज कमाल बुक, शानदार बुक, माहौल वाली बुक है। दिस बुक कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द स्टडी मटेरियल, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पास्ट एग्जामिनेशन, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एटसेट्रा, सारे कवर किए, वो भी अमेंडेड सॉल्यूशन के साथ। हिंदुस्तान की कोई ऐसी बुक नहीं होगी जिसके अंदर ये सब कुछ कवर है, वो भी अमेंडेड सॉल्यूशन के साथ। सो वो भी आपको मिलने वाली है। एंड सर सारे आंसर्स जो है वो अमेंडेड है। अच्छा, सीए के लिए अलग से बुक बनाई हुई है, सीएमए के लिए अलग से बुक बनाई हुई है, इसलिए कंप्लीटली रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के हिसाब से बुक्स बनाई हुई है और उनके क्वेश्चन हम रेस्पेक्टिव लेक्चर्स के साथ में कवर करने वाले हैं। सीए वालों के लिए अलग से, सीएमए वालों के लिए अलग से। सो माहौल शानदार वाला बनने वाला आपके एंड पर। रेस्पेक्टिव जो आपके इंस्टीट्यूट है उस अकॉर्डिंग हमने इन लेक्चर्स को ड्राफ्ट किया, इन लेक्चर्स को और इन बुक्स को हमने आपको दी है। ओके, फिर एक मिलेगी आपको जीएसटी एक्सप्रेस चार्ट बुक, जिसमें बिल्कुल फास्ट स्पीड से आप
एग्जाम के टाइम पे और एग्जाम से पहले रिवीजन कर पाएंगे। एक चार्ट बुक है, बहुत ही सुंदरता से इसको ड्राफ्ट किया हुआ है चार्ट फॉर्म में, सो दैट आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने सप्लाई का चैप्टर पढ़ा है बेटा, आप जब आपके इन पे सप्लाई का चैप्टर रिवाइज कर लेंगे समरी बुक से, उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखिए आप क्वेश्चनर बुक से, एंड देन जब शाम को आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाए, चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, 2 दिन लगते हैं किसी टॉपिक के अंदर, वो चैप्टर जब खत्म हो जाए उसके बाद कुछ नहीं करने का, आपको चार्ट बुक उठाने का और उस चैप्टर को देखने का। 15-20 मिनट के अंदर अंदर 2-3 पेज के अंदर पूरा चैप्टर, सारे टॉपिक विद सर्कुलर सब कुछ कवर हो जाएंगे उसके अंदर। इतनी कमाल की बुक है आपके लिए चार्ट बुक। इसलिए सर अगर आपने पूरा एक बार चैप्टर पढ़ लिया है, उसको रात को सोने से पहले चार्ट बुक से देख लो, इतना कॉन्फिडेंस अप होगा, माहौल ही नेक्स्ट लेवल बनने वाला आपका बेटा। ओके, सो दिस इज हाउ ये बुक्स आपको हेल्प करेगी। एंड यस, हम यहाँ पे इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो समरी बुक से पढ़ेंगे एंड क्वेश्चनर बुक से हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बेटा। ओके, एंड चार्ट बुक आपके रिवीजन के लिए मैंने आपको अलग से दी है। देन सर व्हाट अबाउट डाउट सॉल्विंग? पहली बात तो ये लेक्चर के टाइम पर जो भी डाउट्स हमको आते हैं वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स ही हम सॉल्व कर लेंगे, और वैसे भी इतना साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे पता रहता है कि कहाँ डाउट आने वाले हैं, वो डाउट्स को हम लेक्चर में ही कवर कर लेंगे आपके लिए। ओके, एंड आफ्टर द लेक्चर्स ऑल्सो अगर आपको डाउट्स आते हैं तो हमने स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से ईमेल आईडी बना हुआ है, ask2ym.inter@gmail.com। यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो और आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, क्लियर? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर बैच, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड गोइंग टू अप्रोच द एंटायर बैच। तो बच्चों इसी के साथ माहौल शुरू करें क्या? अरे जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स का माहौल शुरू करेगा। हाँ जी, अरे पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो आओ बच्चों, सर लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का काम, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माहौल जबरदस्त शानदार के साथ। तो सर सबसे पहली बात, सर जीएसटी जो हम पढ़ने वाले हैं इसको सर हम किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं? सर हम हर एक टॉपिक अप्रोच करेंगे इन अ स्मार्ट वे, शॉर्ट वे, और उसको अच्छे से आपको समझाया जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ओके मालिक, चलिए सरकार शुरू करते हैं इंडायरेक्ट टैक्स का बैच, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि सर जीएसटी का फॉर्मूला आखिर आपको पता होगा कि ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। आओ बच्चों हम शुरू करते हैं क्या, आखिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो आपका एक बेस होगा फॉर प्रोवाइडिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका कॉन्सेप्ट, एंड उसके बेस पे कई सारे टॉपिक्स आपके लिंक होंगे। आइए बच्चों सबसे पहले बात शुरू करते हैं बेसिक से कि सर आखिर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है। सर जीएसटी हिंदुस्तान में दिस इज कॉल्ड, सर पता है इंडिपेंडेंट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई हुआ है तो हुआ है जीएसटी। तो मालिक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा? ऐसा क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? क्या लकुना था पुराने लॉज के अंदर? पुराने लॉज में क्या क्या हुआ करता था? थोड़ा एक आइडिया उसका लेते हैं, सो दैट हमारा बेस बन जाएगा जीएसटी के लिए। आइए बच्चों वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब जीएसटी नहीं हुआ करता था तो 1 जुलाई 2017 से पहले, बिफोर 1 जुलाई 2017, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी तो उन पे टैक्सेस कौन कौन से हुआ करते थे? गुड्स अगर आपने बनाया है तो गुड्स के बनाने पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। गुड्स अगर आपने बनाया है तो ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, ऑन बच्चों मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड। और हाँ, ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ सो दैट आपको इसके बेस पे जीएसटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड सर पुराने लॉज में क्या लकुना था, वो ट्रांजिशन फेज में जीएसटी कैसे बना, वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि नया लोग क्यों लाए और कैसे लाए, तो सर 100% लोग क्या लाए वो आपको अपने आप समझ में आएगा। कानून कैसे बना वो अगर समझ में आ गया तो कानून क्या बना वो अपने आप समझ में आएगा बच्चों। आइए सर, अगर आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया है तो उस पर लगता था क्या, एक्साइज ड्यूटी बिफोर जीएसटी। एंड सर अगर आपने गुड्स को सेल किया है, अगर आपने गुड्स को बेचा है तो उस पर लगता था क्या, सेल्स टैक्स। इसको कई सारे स्टेट में वेट भी बोला जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स।
अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी है मालिक, तो सर्विसेज सप्लाई करने में लगता था क्या? सर्विस टैक्स। क्लियर? तो सर अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी है, सर्विस कोई भी हो सकती है भाई सर, तो उसमें क्या लगेगा? सर्विस टैक्स। बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब मालिक, excise duty was the revenue of central government, weight was the revenue of state government, service tax was the revenue of again central government. तो एक्साइज ड्यूटी जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था, उनकी रेवेन्यू हुआ करता था। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। एंड सेल्स टैक्स वेट जो था दैट वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में माल बिक रहा है वो स्टेट को रेवेन्यू मिलता था बेटा, जो स्टेट ने गुड्स बेचा है वो स्टेट रेवेन्यू लेता था बेटा इसका। क्लियर? तो मालिक ये एक बेसिक मैंने आपको बताया। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि पहले किस तरह से टैक्सेशन हुआ करते थे। सर मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया है और आपको बेचा है, तो किस तरह से एक्साइज लगता था देखते हैं बच्चों। मान लो मैंने ओके सर, आप हर एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ही चीजें समझ में आएगी तो सर आपके कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हुए हम आगे अपना बढ़ जाएंगे। सो फर्स्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर। अच्छा एक बात और, इनडायरेक्ट टैक्स आपने पहले भले सेल्फ पढ़ा हो या किसी से भी पढ़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस फास्ट ट्रैक बैच विल बी रिलेवेंट फॉर यू और आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आराम से मस्त होकर सुनिए एंड हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करिए। प्लीज बी फोकस्ड हियर ओनली। ओके सर, आपने अगर आप लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो तो यू नो हो सकता है आप किसी और एरिया से हो, मैं किसी और एरिया से हूँ, मेरी लैंग्वेज आपकी वेवलेंथ मेरी वेवलेंथ मैच होने में हो सकता है एक दो दिन लगेंगे, बट एक दो दिन जैसे ही हुए फिर देखिए आपका और मेरा वेवलेंथ कैसा मैच होता है एंड माहौल बनता जाएगा इनडायरेक्ट टेक्स्ट में। इसलिए कीप पेशेंस, वी ऑल आर वॉचिंग दीज वीडियोस थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, एक दो दिन अपना पेशेंस रख के ध्यान से सुनने की कोशिश करिए एंड उसके बाद जो वेवलेंथ मैच होगी उससे पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत ही स्मूथ वे में जाएगा। इसलिए आराम से कॉन्सेंट्रेशन से पूरी बात सुनिएगा। एंड आप ऑनलाइन मोड में बैठे हो तो सर आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे को देख रहे हो, पर ध्यान रखना आप ये सोच रहे होंगे सर तो मेरे को देख ही नहीं रहे, पर सर नहीं देख रहे तो क्या हो गया, ऊपर वाला देख रहा है भाई। ओके तो सर आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। प्लीज बी फोकस्ड हियर ओनली। आप वीडियो क्लास में बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे या ऐसे पैर लंबे करके सो के, ऐसा नहीं। प्लीज बी अटेंटिव। ओके मस्त ओके माहौल के साथ। कोई तो चेयर के ऊपर पैर रख के आराम से बैठा होगा, अबे ओ भाई ध्यान से। तो सर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, मैंने मान लो सपोज कोई इनपुट परचेज किया, इनपुट परचेज किया मैंने सपोज ₹100 में, बिफोर 1 जुलाई 2017 मैंने ₹100 में इनपुट परचेज किया। जिससे मैंने इनपुट परचेज किया था वो खुद एक मैन्युफैक्चरर था। वो अगर मैन्युफैक्चरर था तो जब उसने गुड्स बना के मुझे बेचा होगा तो उस पर गुड्स बनाया है उसने, इसलिए क्या लगा होगा बेटा? एक्साइज ड्यूटी। तो सपोज 10% वॉज द एक्साइज की रेट, तो 100 का उसने अगर इनपुट सेल किया है मेरे को, तो 100 पर 10% ₹10 विल बी द एक्साइज ड्यूटी। टोटल कम्स टू 110। अभी सेल्स टैक्स को बाद में बात करेंगे, पहले एक्साइज की बात कर लेते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मालिक आपने जो गुड्स मेरे को सप्लाई किया उस पर ₹100 आपने वैल्यू चार्ज किया, उस पर 10% एक्साइज ड्यूटी था। सिंस आपने मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज लगा, और 110 में अपने गुड्स मेरे को बेच दिया। ओके सर, अब मैंने ये गुड्स जो परचेज किया वो 110 में परचेज किया, मेरी कॉस्टिंग है 110, मैंने वैल्यू एडिशन किया। अरे भाई सपोज मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूँ, ये पेंसिल मैन्युफैक्चर करता हूँ मैं, उसके लिए प्लास्टिक काम आया, प्लास्टिक वॉज माई इनपुट, प्लास्टिक परचेज किया 100 में, ₹10 एक्साइज पे किया, टोटल 110 मैंने पे किया। फिर मैंने इस पेंसिल को बनाने के लिए कई सारे एक्सपेंसेस इंकर किए होंगे, कई सारे मैंने कॉस्ट इंकर किया होगा सर, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया होगा, इन सब खर्चों को, इन सब मार्जिन वगैरह को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। सर वो था सपोज ₹40 पर मार्कर, टोटल हो गया कितना? 150। 150 में मेरा ये आउटपुट गुड्स बन गया। अच्छा, आईएन मतलब इनपुट्स, ओपीजी मतलब
आउटपुट गुड्स, ये मतलब एक्साइज ड्यूटी के मतलब वैल्यू एडिशन। ओके मालिक, चलिए ध्यान देना बेटा। अभी मेरा आउटपुट गुड्स बन गया 150 में, सिंस मैंने बनाया है, मैंने मैन्युफैक्चर किया है, इसलिए क्या लगेगा मालिक, एक्साइज ड्यूटी। सपोज अगेन 10% वाज द एक्साइज ऑन माय आउटपुट गुड्स। सर 150 का 10% कितना हो गया मालिक, 15, टोटल कम्स टू 165। इनडायरेक्ट टैक्स है, अगेन मैंने जब बेचा होगा तो 165 का इनवॉइस बनाया होगा और कस्टमर से मैंने 165 लिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। 15 क्या है, एक्साइज ड्यूटी, दिस इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने क्या किया होगा, कस्टमर से 15 लिया और गवर्नमेंट को 15 पे किया। ओके डन। अब सर, अब इस कहानी को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं हम लोग। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 रुपये एक्साइज लग गया हमारा इनपुट स्टेज पर, 15 रुपये एक्साइज लग रहा है हमारा आउटपुट स्टेज पर। अल्टीमेटली देखा जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, द टोटल एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस गुड्स इज 25। 25 कैसे लगा, 10 रुपये लगा इनपुट स्टेज पर, 15 लगा आउटपुट स्टेज पर। मतलब ये हो गया कि अगर हमारे किसी भी गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी नहीं होता, हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पर अगर ड्यूटी टैक्स नहीं होता, तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना होता बेटा, 140 होता। 100 वॉज द इनपुट का कॉस्ट, 10 रुपये एक्साइज नहीं होता, 40 हमने वैल्यू एडिशन किया, तो अल्टीमेटली 140 वुड हैव बीन द सेल प्राइस ऑफ माय अल्टीमेट आउटपुट गुड्स, और उस पर 25 रुपये अल्टीमेटली गवर्नमेंट को एक्साइज मिल गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सर विदाउट टैक्स रेट ऑफ, विदाउट एनी एक्साइज ड्यूटी, द वैल्यू ऑफ गुड्स वाज ₹140। और सर वैल्यू ऑफ गुड्स जो मैंने बनाया है वो क्या है, मार्कर से, वो पेंसिल से, उस पेंसिल पर रेट ऑफ एक्साइज कितना है, 10%। मालिक गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो मार्कर मार्केट में जा रहा है, वो उसकी जो वैल्यू है, जो एंड कंज्यूमर परचेज कर रहा है अल्टीमेट आउटपुट गुड्स, उसकी जो वैल्यू है विदाउट टैक्स, उस पर हमको 10% टैक्स चाहिए। तो 140 का 10% कितना होता है, 14। और आप ध्यान से देखेंगे तो अल्टीमेटली सर गुड्स पे टैक्स लगा कितना है, 25। आप ध्यान से देखेंगे ना सर, तो ये 140 इज सेल प्राइस, और देखा जाए तो इस पर 25 रुपये टैक्स लगाया। अल्टीमेटली कस्टमर ने क्या परचेज किया, मार्कर, पेंसिल, एंड कंज्यूमर ने क्या परचेज किया, पेंसिल। इस पेंसिल पर अगर कोई टैक्स नहीं होता तो वैल्यू कितनी होती, 140, और अल्टीमेटली ये 165 में सेल हुआ है। 165 में सेल हुआ मतलब 25 रुपीज पे एक्साइज लगा हुआ है। सर अल्टीमेटली 25 सेल प्राइस का पार्ट बनाना बच्चा। अगर 165 में 25 रुपये टैक्स है तो किसने दिया वो टैक्स, अल्टीमेटली कंज्यूमर ने दिया है ना यार। तो कंज्यूमर ने अल्टीमेटली जो पेंसिल परचेज किया है, उस पेंसिल में 25 रुपये उसने टैक्स पे कर दिया यार। हद है यार। सरकार रेट ऑफ टैक्स वॉज 10%, 140 का 10% होता है कितना, 14, और लिया कितना है, 25। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। हम सबने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। हम सबने बोला नहीं भाई, हमको लूट रहे हो आप लोग। सरकार के अगेंस्ट हमने मोर्चा चालू कर दिया सर, कैंडल मार्च स्टार्ट कर दिया हमने। अब सर हमने इसको एनालाइज किया, गवर्नमेंट बोला हमने कहां गलत किया है यार। प्लास्टिक पर रेट ऑफ टैक्स 10% था, आपने प्लास्टिक बनाया, हमने 10% चार्ज किया। मार्कर पे रेट ऑफ टैक्स 10% था, मार्कर आपने बनाया 150 का, हमने 10% एक्साइज चार्ज किया। हमने कहां गलत किया, तो हमने इसको एनालाइज करके बताया कि क्या गलत कर रहे हो आप। देखते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा बच्चों, ये सारे पॉइंट काम के हमारे लिए, क्योंकि ये सब ही अल्टीमेटली जीएसटी में बने हैं। ये तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लॉ इवॉल्व होता है, कोई एक दिन में लॉ नहीं बनता है बेटा। क्लियर, ये सब अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सर आपको आगे के चैप्टर्स और टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी बेटा। ओके, सो लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल बिगिन दी बेसिक्स। ओके सरकार, एक बात तो ध्यान रखना, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, वो ट्री, वो प्लांट बहुत बड़ा बनता है। इसलिए पहले इन रूट्स पे ध्यान दीजिए आप। आइए बच्चों, सर हमने क्या किया, ये 25 का एनालिसिस किया कि अल्टीमेटली 25 आया कैसे। सर देखिए ध्यान से, 25 कैसे आया बेटा, 10 प्लस 15। 10 क्या था मालिक, 10% ऑफ 100। 15 क्या था बच्चा, 10% ऑफ 150। अच्छा 100 क्या था बेटा, मेरा प्लास्टिक।
इनपुट है प्लास्टिक मान लो, 150 का क्या क्या था बेटा, मार्कर। क्लियर, आउटपुट गुड्स में रहा। अब मालिक इसका हमने 100 पे 10% टैक्स पे किया, कोई तकलीफ नहीं सर। अब ये 150 पे 10% पे किया है, 150 आया कैसे है, फर्दर ब्रेकअप किया इसका हमने। अरे 150 का ब्रेकअप किया है, वो दिल का ब्रेकअप नहीं बोल रहा मैं सरकार। 150 कैसा आया, 100 प्लस 10 प्लस 40 करके 150 आया था सर, ये रहा। ये 150 कैसा आया मालिक सरकार, ये 150 100 प्लस 10 प्लस 40 किया तो 150 आ गया बेटा। सर अब ये 100 क्या था, प्लास्टिक की वैल्यू थी बेटा जो हमारा इनपुट था। 10 क्या था, एक्साइज ड्यूटी ऑन प्लास्टिक। 40 क्या था बच्चों, वैल्यू एडिशन था हमारा। क्लियर। अच्छा 150 पर, पूरे 150 पर 10% लगा, इट मींस इस पे भी 10% लगा है, इस पे भी 10% लगा है, एंड इस पे भी 10% लगा है बच्चों। अब सर 100 का 10% हो गया 10, 10 का 10% हो गया 1, 40 का 10% हो गया 4। क्लियर। अल्टीमेटली 10 प्लस 1 प्लस 4 15, ये 15 आया, ये हमने ब्रेकअप कर दिया। अब एनालाइज करते हैं बच्चों की गलत क्या हो रहा है। मालिक ये क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक बनाया, बनाने पर एक्साइज लगता है, 10% एक्साइज की रेट है, 10 रुपये लग गया, काम खत्म, कोई गलत बात नहीं। ठीक है सर। अगली स्टेप पे आए मार्कर पे। अब मार्कर पे जब हम एक्साइज लगाने आए तब क्या हुआ कि सर 100, ये क्या है बच्चों, प्लास्टिक। 150 पर 10% लगा, मतलब 100 पे भी 10% लग गया वापस से। अब 100 क्या था, प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक, जिसपे हम ऑलरेडी एक्साइज पे कर चुके मतलब जिस अमाउंट पे हमने एक्साइज पे कर दिया उस अमाउंट पे फिर से एक्साइज लग रहा है यार। क्लियर। मतलब ये 10 रुपीज जो टैक्स लग रहा है ये तो सर उस 100 पे लग रहा है जिसपे हमने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जिस वैल्यू पे हमने टैक्स पे कर दिया उसी वैल्यू पे टैक्स वापस से लग रहा है, दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। हमने बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गलत हो रहा है सर ये तो, दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। अच्छा ये तो मैंने 2 स्टेप लिया है। अब मान लो सर मैंने एक स्टेप और ले लिया था, केमिकल से प्लास्टिक बनाया, फिर प्लास्टिक से मार्कर बनाया, मार्कर से मान लो कुछ और चीज बनाया, तो ऐसे केस में हर बार जो इनपुट का हमारा उस पर मल्टीपल बार टैक्स लग जाता बच्चों, इसलिए डबल टैक्सेशन से अच्छा क्या बोलने का, मल्टीपल टैक्सेशन। क्लियर सरकार। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। हमने एक गलती गवर्नमेंट की पकड़ ली यहाँ पे और बता दिया क्या कि मालिक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। मतलब सेम टैक्स ऑन same amount multiple times is called multiple taxation. Same tax on same amount multiple times is called multiple taxation. सर हमने गवर्नमेंट का एक गलती पकड़ लिया और बता दिया क्या, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर, डन। हम आगे स्टेप पे पहुंचे। ये क्या मालिक, एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो आप यार। अरे वैल्यू ऑफ गुड्स पे एक्साइज लेना है या एक्साइज पे एक्साइज लेना है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। अब हर एक चीज को समझिए बच्चों। टैक्स पे टैक्स, ये कहां का इंसाफ है यार। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। एक्साइज ड्यूटी पर एक्साइज ड्यूटी इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। क्लियर, समझे आप मेरी बात बच्चों। तो सर अगेन हमने गवर्नमेंट की गलती पकड़ ली कि आप सर टैक्स पे टैक्स चार्ज करो विच इज नॉट फेयर, दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। सर अगला क्या है, वैल्यू एडिशन। सर अच्छा वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू का पार्ट है, क्या इस पे पहले कभी टैक्स लगा है, नहीं। वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए, हाँ लगना चाहिए। मतलब नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स जो लगा है, नेक्स्ट स्टेप पे जो टैक्स लगा है वो बिल्कुल सही लगा है और ये टैक्स लगना चाहिए। इट मीन्स सर ये जो 4 पे टैक्स लग रहा है ये बिल्कुल सही है, ये जो 4 टैक्स लगा है बिल्कुल सही है, 40 पे जो टैक्स लगा है बिल्कुल सही लगा है, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। मतलब देखा जाए तो सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 100 पे टैक्स लगाया हमने यहाँ पर, बिल्कुल सही, क्या कोई तकलीफ नहीं है। पर नेक्स्ट स्टेप पे जब मार्कर पे टैक्स लगा रहे हो तब केवल और केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाइए, बाकी जो ऑलरेडी प्लास्टिक और एक्साइज
इन पे टैक्स मत लगाइए. इट मींस नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स तो लगाओ बट ओनली ऑन दी वैल्यू एडिशन लगाओ. दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. वहां से कॉन्सेप्ट आया था वैल्यू एडेड टैक्स का बच्चों. क्लियर? मतलब नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ बट ओनली ऑन दी अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन. तो अल्टीमेटली 14 ही टैक्स लगेगा. तो इसको मैं पिक्टोरियल फॉर्म में वापस यहां लिख देता हूं आपके लिए बच्चा, देखना ध्यान से. मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली मैंने इनपुट परचेज किया कितने में? 100 में. उस पे एक्साइज ड्यूटी पे किया 10%. कितना हुआ मालिक? 10 रुपी. अगेन वही मैन्युफैक्चरर का मैं एग्जांपल ले रहा हूं. सेम फिगर्स, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा बेटा. ओके सर, अल्टीमेटली 110 का ये प्लास्टिक उन्होंने मुझे सेल कर दी. ओके सर, मेरी कॉस्ट है कितना बच्चा? 110. फिर मैंने वैल्यू एडिशन की. कितना किया? 40. टोटल 150 में मेरा क्या बन गया बच्चा? ये आउटपुट गुड्स बन गए 150 के. मैंने जब इसको बना के बेचा, अगेन सिंस मैंने मैन्युफैक्चर किया, क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी कितना? 10%. पर 10% किस पे? ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन, नॉट ऑन द एंटायर 150. दैट कम्स टू रुपीज 4 ओनली. अल्टीमेटली 154 इज माई सेल प्राइस. एंड सर 154 मैंने कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को 4 पे किया. क्लियर? आप अगर देखेंगे ध्यान से तो अगेन यहां पर सर 140 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच total excise duty charged is 14 only, और 14 is the 10% of rupees 140. क्लियर? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जितना टैक्स चाहिए उतना मिल रहा है, ना ज्यादा मिल रहा है ना कम मिल रहा है बेटा. क्लियर? तो यहां से कॉन्सेप्ट बन के आया वैल्यू एडेड टैक्स का. पर एक तकलीफ इसमें थी. आप ध्यान से अगर देखेंगे सर, अगर आपने मार्केट से कभी मोबाइल परचेज किया हो 15,000 का सपोज, और उस पर टैक्स है सपोज 10%, कितना होता है बेटा? 400. क्या मतलब? सर 15,000 अगर वैल्यू ऑफ गुड्स है, उस पर 10% अगर टैक्स होता है तो क्या वो 400 होता है कभी भी? 15,000 का 10% कम्स टू 1500. फिर ये क्या हो रहा है? अब देखिए ध्यान से. मैंने जो एग्जांपल लिया था अभी आपके लिए 150 वाला, उसमें 4 पीस टैक्स लगा. सर क्या क्या मैंने इसमें केवल 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया. सर आप देखिए ध्यान से, यहां मैंने 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया है, पर एग्जांपल वही था ना यार. तो प्रैक्टिकली बात करें तो आप ये सोच रहे होंगे इसका मतलब हाँ सर यहाँ पे केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा है. अग्रीड. पर क्या प्रैक्टिकली इस तरह का बिल कभी आपने देखा है? रेट ऑफ टैक्स इज 10% और 15,000 पे 10% 400 आ रहा है. ऐसा कभी बिल देखा आपने? क्या कस्टमर को कभी दुकानदार बोलेगा मेरा वैल्यू एडिशन 400, इसमें 4,000 रुपये है, ये मेरा वैल्यू एडिशन इतना है, उस पर 10% टैक्स लगाया मैंने? नहीं. क्लियर? तो सर गवर्नमेंट ने बोला हाँ यार ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी. सर अल्टीमेट रिजल्ट सही है पर तरीका सही नहीं है. अल्टीमेटली जो आउटपुट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, वो परफेक्ट है, बट मैकेनिज्म सही नहीं है. कुछ तो इसमें करना पड़ेगा. अल्टीमेटली कस्टमर से टैक्स आप पूरा 14 अगर ले रहे हो तो बिल पे दिखाओ पूरा 14, केवल 4 नहीं. कस्टमर से छुपा के कुछ मत लो. हमने बोला अगर पूरी वैल्यू पे टैक्स लगा देंगे तो लौट के बुद्धू घर को आ जाएंगे और वापस से पूरा कहानी मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केड इफेक्ट का हो जाएगा. गवर्नमेंट ने बोला अरे भाई बात पूरी सुन तो सही. गवर्नमेंट ने बोला कि जब तुम गुड्स सेल करोगे तब पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाइएगा, पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाइएगा, बट जो परचेज पे टैक्स पे किया है उसका तुमको हम क्रेडिट दे देंगे, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. एक्साइज के टाइम पे उसका नाम था सेनवेट क्रेडिट. सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था एक्साइज ड्यूटी, इसलिए सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट उसको बोला जाता था. और वहां से कॉन्सेप्ट आया किसका? सेनवेट का. अब देखना सेनवेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो अभी जाके बना है क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट. कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली सेम. अब देखना कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों. कॉन्सेप्ट ऑफ सेनवेट क्रेडिट आ गया. एंड सर अच्छा एक बात और, सर ये जो नोट्स मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपके लिखने की आदत है तो आप नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो. अदरवाइज डेली बेस पर ये जो
नोट्स है, क्लासरूम नोट्स, मैं आपके लिए आपके अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा बच्चों। प्लस जो बच्चे गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव मोड पे देख रहे हैं उनके लिए भी क्लासरूम नोट्स आपकी गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते तो आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, पर अभी आपका पूरा फोकस मेरे साथ रहना चाहिए। यू शुड बी विथ मी, ना मेरे से पीछे चलना है ना मेरे से आगे रहना है। बी विथ मी, मजे ले लेंगे, माहौल बना देंगे जीएसटी का पूरा। आइए बच्चों, आया फंडा किसका? सैनवर्ड क्रेडिट का। कैसे आया समझना ध्यान से। सर मैंने वही इनपुट परचेज किया, कितने में? 100 में। सर जिससे परचेज किया उसने मैन्युफैक्चर किया था, इसने उसने एक्साइज लगाया 10 रुपी 10%। सर ओके मालिक, सर ये परचेज इनवॉइस है 110 का। ओके, अब सर सिंस मैं इस प्लास्टिक को यूज करके आउटपुट गुड्स बनाने वाला हूं जो अल्टीमेटली सर टैक्सेबल है, जिसपे एक्साइज लगने वाला है, सर वो गुड्स में बेचूंगा 140 में, उस पे एक्साइज लगाऊंगा मैं बेटा। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने बोला क्या, अरे भाई सिंस तेरी सेल प्राइस पे एक्साइज लग रहा है और पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लग रहा है, केवल वैल्यू एडिशन पे नहीं, पूरी सेल वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, इसलिए परचेज पे जो टैक्स पे किया है उसका तुमको हम क्रेडिट दे देंगे, थोड़ा बेनिफिट दे देंगे, उतना टैक्स तुम बाद में कम पे करना। उसको बोलते हैं क्या? सैनवेट क्रेडिट। तो वहां से फंडा आया सैनवेट क्रेडिट। मैंने सैनवेट क्रेडिट अवेल किया, सैनवेट क्रेडिट टेकन, अवेल्ड बोल दो या टेकन बोल दो एक ही बात है। कितना? 10 रुपी का सैनवेट क्रेडिट टेकन। कितना? 10 रुपी। अब सर आउट ऑफ 110 मैंने 10 का अगर क्रेडिट ले लिया, 10 का मेरे को बेनिफिट मिल गया, एक तरह से मेरा करंट असेट हो गया वो। आउट ऑफ 110 10 का अगर मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, तो सर मेरे लिए कॉस्ट कितनी हुई? 100 ही तो हुई बेटा। फिर वही मेरे सारे खर्चे, मेरे मार्जिन वगैरह मैंने ऐड किए, टोटल 40। अल्टीमेटली मेरा आउटपुट गुड्स बन गया कितने में बेटा? 140 का। सिंस मैंने बनाया है एक्साइज लगेगा कितना? 10% होता है कितना? 14। अल्टीमेटली सेल प्राइस होगी कितनी? 154। इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से मैंने सर 154 लिया, उसको 154 का बिल दिया, उस पर 14 रुपी क्या है? एक्साइज ड्यूटी है। ये एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करने जाऊंगा तब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगा भाई साहब आपने मुझे बोला था कि परचेज पे जो टैक्स पे किया है उतना टैक्स तेरे सेल के टाइम पे कम पे करना। तो वो जो सैनवर्ड क्रेडिट मैंने अवेल करी थी, क्रेडिट लिया था, अब वो क्रेडिट को मैं यूज करूंगा। सर गवर्नमेंट ने वादा किया था, उस वादा को पूरा कर रहे हैं हम। सर सैनवर्ड क्रेडिट यूटिलाइज किया, यूज किया मैंने क्लियर, और बैलेंस फॉर पे किया। एक तरह से 10 रुपए जो टैक्स था उसको एडवांस टैक्स मान लो आप, अगर लोकल लैंग्वेज समझना है तो आपको, और इजी लैंग्वेज में समझना है तो क्लियर। वो एडवांस टैक्स पे किया, रिमेनिंग टैक्स मैंने अभी और पे कर दिया। सो अल्टीमेटली मेरी आउटपुट गुड्स पे 154 लगना चाहिए, अल्टीमेटली मेरी गुड्स पे 14 रुपी टैक्स लगना चाहिए। 14 रुपी टैक्स लगा है, 10 रुपए मैंने टैक्स ऑलरेडी परचेज पे कर दिया था, रिमेनिंग 4 और पे किया। भारत माता की जय। और अल्टीमेटली 154 में कस्टमर को गुड्स सेल किया है, 14 रुपीज द एक्साइज, और 14 रुपीज जो एक्साइज था वो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। 10 मैंने परचेज टाइम पे पे किया था, जिससे मैंने परचेज किया 10 रुपए उसको दिए, उसने गवर्नमेंट को पे किया होगा बेटा, एंड 4 रुपी मैंने अभी गवर्नमेंट को पे कर दिया, और अल्टीमेटली 14 रुपी जो मैंने पे किया वो कस्टमर से मैंने लिया और गवर्नमेंट को पे किया, और इसी के साथ भारत माता की जय। सो दिस इज हाउ सैनवर्ड क्रेडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड वाज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द कंट्री। और जब भी आप बिल बनाएंगे कोई भी गुड्स का, तो पूरी वैल्यू का बिल बनेगा, उस पर पूरा जो टैक्स लगता है वो पूरा आप डिस्प्ले करेंगे, पूरा कस्टमर से लेंगे, और सर पूरा बिल बना के उसको देंगे प्रॉपर। जो आपने आज तक बिल देखे होंगे इस तरह के बिल ही देखे होंगे सर, एक्साइज नहीं होगा उस पर, जीएसटी होगा नो डाउट, क्लियर। और कस्टमर से पूरा टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे करते वक्त हमने क्रेडिट जो परचेज पे टैक्स पे किया उसकी क्रेडिट यूज करी होगी, बैलेंस पे किया होगा। दिस इज हाउ ये चेन बनी, और दिस इज हाउ सैनवर्ड क्रेडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिफोर जीएसटी। अब सर अगले स्टेप पे बढ़ते बेटा हम, ये मैंने आपको क्रेडिट समझाया बेटा। अगले स्टेप पे मेरा पॉइंट ये है आपसे कि बताओ आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? आखिर ये 10 का क्रेडिट गवर्नमेंट ने दिया तो क्यों दिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता। सर भावेश भाई इसका यस इसका रिकॉर्डिंग जो है वो वी विल अपलोड ऑन दी गूगल ड्राइव एंड यूट्यूब एज वेल, तो आपको मिल जाएगा बेटा। ओके चलिए चलिए अभी ध्यान दीजिए बेटा। अब सर पॉइंट आता है क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? तो सर
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिलता है, पर सर मेरे हिसाब से सर अगर परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिलता, तो देखो ध्यान से बाप, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो, और ये सब एग्जांपल आप कितना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे, मजा आ जाएगा सर आपको। सपोज यू आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किसके हो आप? एग्जेम्प्टेड गुड्स के, मतलब ऐसी गुड्स आप बनाते हो जिसपे एक्साइज क्या है, एग्जेम्प्टेड, कोई टैक्स पे नहीं करना, आपने जो गुड्स बनाया है उस पे। सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ कोई प्लास्टिक की बोतल के, अब प्लास्टिक की बोतल पे मान लो एक्साइज एग्जेम्प्ट है सर, अब प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए आपने इनपुट परचेज किया, अब इनपुट था प्लास्टिक, बोतल पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है, प्लास्टिक पे एक्साइज एग्जेम्प्ट नहीं था, तो जब प्लास्टिक परचेज किया उस पे आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया, सपोज इट कम्स टू ₹10%, मतलब 10 रुपी, आपका परचेज इनवॉइस बना 110 का। क्लियर? ये प्लास्टिक है क्या सर, आपका इनपुट, इस पे एक्साइज एग्जाम नहीं है, ये आपने परचेज किया 10 पे, और सर 110 इज योर परचेज कॉस्ट। क्लियर? अब सर क्या हुआ, सिंस आप बनाने वाले हो क्या, आउटपुट गुड्स, पेन या कोई भी बोतल जो क्या है एग्जम्प्ट है अंडर एक्साइज, जिस पे एक्साइज नहीं लगने वाला, अब सिंस सेल पे एक्साइज नहीं लगने वाला, गवर्नमेंट ने आपको क्रेडिट देने से मान लो मना कर दिया कि कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा साहब आपको, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा, आउट ऑफ 110 कोई आपको क्रेडिट नहीं मिला, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले पाए, तो आपकी कॉस्ट 110 हो गई, आपने वैल्यू एडिशन किया, वही फिगर सेम रखो तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। 40 टोटल कम्स टू 150, सर ये आपका आउटपुट गुड्स बन गया, आउटपुट गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, कोई एक्साइज पे नहीं करना, अल्टीमेटली कस्टमर से आपने 150 लिया और कस्टमर से 150 लेके अपने पास रखा, कोई एक्साइज कस्टमर से लिया नहीं, कुछ गवर्नमेंट को पे भी नहीं करने का। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अल्टीमेटली कस्टमर को गुड्स कितने में पड़ा, 150 का पड़ा, कस्टमर से लिया कितने में, 150 में आपने अमाउंट लिया बेटा, क्या गवर्नमेंट को कुछ पे करना था, नहीं पे करना था, क्या कुछ पे किया, नहीं पे किया। नाउ माय पॉइंट इज दैट, अब यहां पे अगर गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने से मना किया तो क्या गलत किया? आप मुझे बताइए क्रेडिट का फंडा आया क्यों था अल्टीमेटली, क्योंकि मल्टीपल टैक्स हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, इसलिए क्रेडिट लेके आया था गवर्नमेंट। अब आप मुझे बताइए क्या इस पर्टिकुलर केस में कोई मल्टीपल टैक्स हुआ है, कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है? आप मुझे बताओ कि यहां पे टैक्स लगा नो डाउट, पर क्या वापस से सेम अमाउंट पे टैक्स लगा है? आंसर इज नो। क्या टैक्स पे टैक्स लगा है? आंसर इज नो। इट मीन्स अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, तो इट मींस गवर्नमेंट ने अगर क्रेडिट अलाउ नहीं करी तो बिल्कुल सही किया, कोई गलत नहीं किया। इट मींस अगर आपके आउटवर्ड सप्लाईज अगर एग्जेम्प्ट है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया क्रेडिट देने के लिए। अब आप मुझे बताओ, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या परचेज पे टैक्स पे किया है इसलिए क्रेडिट मिलता है, क्या परचेज पे टैक्स पे किया तो सर यहां पे नहीं किया? बिल्कुल पे किया है। क्या क्रेडिट मिला? नहीं मिला। तो आंसर परफेक्ट नहीं है, ये परचेज पे टैक्स पे करते इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है। क्लियर? सर सोचिए अगर परचेज पे टैक्स पे करते इसलिए क्रेडिट मिलता तो आप लोगों ने भी तो आज तक कितनी शॉपिंग करी है सर, शर्ट, टी शर्ट, स्टेशनरी आइटम्स, मोबाइल फोन, आपने भी तो दुनिया भर की परचेसिंग करी आज तक जीवन में यार, क्या आपने कोई क्रेडिट लिया है? आंसर इज नो। क्लियर? क्योंकि आप कुछ सेल कर नहीं रहे हो यार, जो आपने परचेज किया वो आपके लिए इनपुट ही नहीं है यार, आपकी सेल है ही नहीं, उस पर कोई टैक्स है ही नहीं। क्लियर? अब इसका मतलब ये है कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है। अब मुझे बताओ, सोचो कि आखिर ये 10 का क्रेडिट इस वाले केस में क्यों मिला? क्योंकि सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि आपके, अब मेरी बात को पूरा ध्यान देना क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे से पॉइंट को मैं कवर करूंगा और ये फंडामेंटल इतना काम आएगा कि पूरा जीएसटी इसकी वजह से क्लियर हो जाएगा बेटा आपका। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये वो मंत्र है हमारा, ये वो फॉर्मूला है हमारा समझने के लिए चीजों को बेटा। सरकार 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, which includes 100 on which we have already paid the tax, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार।
तो अगर क्रेडिट नहीं दिया होता तो सर मल्टीपल टैक्स होता, क्योंकि उस 100 पे टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके थे। क्रेडिट नहीं होता तो जो 10 रुपए हमने टैक्स पे किया है ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनता, और टैक्स पे भी टैक्स लगता, तो कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है ना मालिक। तो सर टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर? आई रिपीट 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये फंडामेंटल आपको बहुत ही स्ट्रांगली आना चाहिए बच्चों। 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, which includes 100 on which we have already paid the tax, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर? अब आप और मैं साथ में रिपीट करेंगे, भले ही आप वीडियो क्लासेस में, पर प्लीज 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 आपको मेरे साथ रिपीट करना है और इस बात को पूरा दिल में उतारना है। सर आंखें बंद, आंखें बंद, और सर आंख बंद करके फील करना आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है। मालिक आइज क्लोज, पूरा ध्यान सर कॉन्सेंट्रेट करिए। 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है इसको विजुलाइज करिए एंड दिल में उतारिए। मैं आई डोंट वांट यू टू मग अप द कॉन्सेप्ट्स। सरकार आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 लग रहा है। दिख रहा है 140? विजुलाइज करिए आंखें बंद करके प्लीज। टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, which includes 100 on which we have already paid the tax, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंख खोलिए। समझे मेरी बात? पक्का बच्चों? आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट। तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। अब इस स्टेप को आगे बढ़ता हूं, इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं बच्चों में। सर ध्यान रखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझिए, फील करिए, अपने दिल में उतारिए, क्योंकि आपको पता है क्या, जो दिल में उतर जाता है उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। है ना? डोंट लिंक इट विद द लाइफ। ओके सर? ओके मालिक। तो सर अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं बच्चों। सिंस मैन्युफैक्चर करने पे लगता था एक्साइज और सेल ऑफ गुड्स पे लगता था वेट, सेल्स टैक्स, अब मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं तो सर देन वेट प्लस वेट। ओके सर? सरकार अगेन अब मैं मान रहा हूं कि मेरी गुड्स परचेज करूंगा उस पर एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा, सेल करूंगा तो एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा। सर वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। सपोज मैंने इनपुट परचेज किया 100, क्लियर? मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, इसलिए मैन्युफैक्चरर ने मेरे को जब गुड्स बेचा तब 10% एक्साइज चार्ज किया, 10, टोटल कम्स टू 110। फिर जब वो गुड्स बेच रहा है, सिंस उसने मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज लगा है, बेच रहा है इसलिए अगेन क्या लगेगा, वेट, रेट ऑफ वेट इज 4% विच कम्स टू 0.40, टोटल कम्स टू 114. ध्यान रखिएगा, पहले एक्साइज लगता है क्योंकि पहले गुड्स बनता है, फिर वेट लगता है क्योंकि बाद में गुड्स बिकता है। क्लियर? और हाँ सर एक्साइज वाले अमाउंट पे भी वेट लगता है बेटा। क्लियर? यहां पे भी थोड़ा सा टैक्स पे टैक्स लग रहा था, इसलिए तो जीएसटी आ रहा है। अभी देखते सर। मालिक 114.40 इज माय सेल प्राइस, इनपुट जो मैंने परचेज किया उसकी मेरी परचेज कॉस्ट ये है। सिंस मैं इससे आउटपुट गुड्स बनाने वाला हूं जिसपे क्या लगेगा, एक्साइज, और उसको बेचूंगा तो वेट लगेगा, इसलिए सिंस मेरी सेल पे एक्साइज लग रहा है तो परचेज पे जो एक्साइज पे किया मैंने सैंडविच क्रेडिट अवेल किया 10 रुपये का। सिंस मेरे सेल पर वेट लगने वाला है, परचेज पे वेट पे किया, इसलिए मैंने वेट क्रेडिट अवेल किया 4.4 का, तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट होगी कितनी, 100, क्योंकि आउट ऑफ 114.40 10 का सैंडविच क्रेडिट, 4.4 का वेट क्रेडिट, अल्टीमेटली माय कॉस्ट इज 100। वैल्यू एडिशन किया 40, टोटल कम्स टू 140। ये मेरा है आउटपुट गुड्स।
ये मैंने बनाया आउटपुट गुड्स, बनाया है इसलिए क्या लगेगा मालिक, एक्साइज ड्यूटी 10% होता है 14, टोटल कम्स टू 154। सिंस बेचा है क्या लगेगा, वेट, रेट ऑफ वेट इज 4% ऑन 154 कम्स टू 6.16, टोटल कम्स टू 160.16। तो सर अल्टीमेटली मैंने जो आउटपुट गुड्स बनाया है पर उसका सेल इनवॉइस इस तरह से बनेगा, इनडायरेक्ट टैक्स से कस्टमर को मैंने बिल बनाया 160.1 का, उससे 160.1 क्या है। अब इसमें से 14 क्या है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मैं टैक्स पे करूंगा तब मेरे पास सैनविट क्रेडिट पड़ा हुआ है, कितने का बच्चों, 10 रुपए का, तो 10 का मैंने सैनविट क्रेडिट यूज किया एंड बैलेंस 4। फिर जब वेट में पे करने गया किसको पे करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा। सर 6.16 में स्टेट गवर्नमेंट को वेट पे करूंगा तो मैं ऑलरेडी 4.40 वेट पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को परचेज के टाइम पे, जिसका मैंने क्रेडिट लिया है। मैं वेट पे करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलूंगा साहब मैंने आपको ऑलरेडी 4.4 रखा है जिसका मैंने क्रेडिट लिया था, उस क्रेडिट को मैं यूज कर रहा हूं और बैलेंस 1.76 में हूं, and this is how I'll pay the respective tax to respective governments. क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, दो क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि सर क्या मैं वेट का क्रेडिट एक्साइज के लिए यूज कर सकता हूं, आंसर इज नो। क्या मैं सैनविट क्रेडिट वेट में यूज कर सकता हूं, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि वेट पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को, एक्साइज पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया वही तो गवर्नमेंट क्रेडिट देगा बेटा। इसलिए वेट एंड सैनविट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ईच अदर, है ना भाई, क्योंकि वेट पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देगा बेटा, एक्साइज पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट देगा बेटा आपको। क्लियर। तो सर अकॉर्डिंगली हमने ये डिसाइड किया, ये हमने क्रेडिट यूज किया एंड वी कांट यूज द सैनविट फॉर वेट एंड वेट फॉर सैनविट बेटा। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका बेटा। तो सर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, जल्दी से बोलना। क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द एक्साइज और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे एक्साइज लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर, डन। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, सर बताओ ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर। ये सर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस आंसर इज सेम, ऐसा नहीं बोलना है सर। सेम फंडा क्या है, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है। देखिए वेट को इस पे लग रहा है 154 पे वेट लग रहा है बच्चों, विच इंक्लूड्स 110, विच इंक्लूड्स 110 कि मेरे 154 में सर पूरा परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्साइज भी इंक्लूडेड है बेटा, which includes 110 on which we have already paid the weight, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट वेट का क्रेडिट हमको मिला, 4.4 का वेट क्रेडिट हमको मिला। भारत माता की जय। समझे, मतलब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो फंडामेंटल की बात करें तो एब्सोल्युटली सेम, नो डिफरेंस एज फार एज फंडामेंटल इज कंसर्न्ड, एब्सोल्युटली सेम फंडामेंटल बेटा। क्लियर, समझा मेरी बात। तो सरकार सर इसलिए वेट हो या सैनवेट हो, बस फर्क इतना था कि वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सैनवेट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों क्रेडिट आपस में काम नहीं आती है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट अलग अलग है, और जो वेट और सैनवेट हम अभी बात कर रहे हैं वही तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है यार। समझा मेरी बात, क्लियर। तो सरकार वही जो हमने अभी एक्साइज और वेट के बारे में बात करा है वही सीजीएसटी और एसजीएसटी है। रेवेन्यू डिवाइड कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50%। समझे सर, सीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी एसजीएसटी में काम नहीं आता है, एसजीएसटी का क्रेडिट कभी भी सीजीएसटी में काम नहीं आता है। ये हमने समझ लिया अपना इस एग्जाम्पल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। पर सैनवेट हो या वेट हो, फंडामेंटल इज एब्सोल्युटली सेम। क्लियर, समझे मेरी बात। तो ये हमने पढ़ा क्या, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, एंड दिस इज हाउ क्रेडिट्स आर फ्लोइंग, है ना मालिक।
क्लियर, डन। चलिए सरकार, अब हम बात करते हैं क्या अगले टॉपिक की, कि सर 10 का क्रेडिट क्यों, ये हमको समझ में आ गया। अब सर सर्विस टैक्स was the revenue of central government, excise was the revenue of central government and VAT is the revenue of state government। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये रहा। अब सर अगर मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कोई गुड्स बनाया है, और गुड्स बनाने के लिए मैंने मान लो कोई इंजीनियर की सर्विसेज ली, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज ली, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज ली, कोई कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज ली, उनके परचेज बिल पे मैंने जीएसटी पे की, सॉरी सर्विस टैक्स पे किया, बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर। अब परचेज में मैंने अगर सर्विस टैक्स पे किया है, और उसको यूज करके, उन सर्विसेज को यूज करके मैं आउटपुट गुड्स बनाने वाला हूं, जिसपे क्या लगने वाला है, एक्साइज ड्यूटी लगने वाला। तो पॉइंट कम्स, अगर मेरी सेल पर एक्साइज ड्यूटी लग रहा है और परचेज में मैंने सर्विस टैक्स भी पे किया है, तो क्या सर्विस टैक्स का भी सैंडविच क्रेडिट मिलता है? आंसर इज यस। और क्या वो सैंडविच क्रेडिट एक्साइज में काम आएगा? आंसर इज यस। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं सर्विस सप्लायर हूं, मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे एक्साइज लग रहा हो या सर्विस टैक्स लग रहा हो मेरे को एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों का सैंडविच क्रेडिट मिलता है, क्योंकि दोनों ही रेवेन्यू किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पर वेट का रेवेन्यू सैंडविच क्रेडिट के लिए काम नहीं आता, सैंडविच का रेवेन्यू वेट में काम नहीं आता, क्योंकि वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। है ना भाई? क्लियर। अब सर इतने सारे लॉज अलग अलग थे जिसको इंप्लीमेंट करना, जिसमें कई सारे डिस्प्यूट हुआ करते थे, जिसकी वजह से सर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बहुत अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता था। सर नो डाउट गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि सर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, और अगर आपने मान लो मेरा सीए का ऑफिस है, प्रैक्टिसिंग सीए का ऑफिस है, कंसल्टेंसी का ऑफिस है, अब सर वहां पे कंसल्टेंसी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, सर उसकी सर्विसेज पे क्या लग रहा है? सर्विस टैक्स। अब मैंने अपने ऑफिस के लिए कोई एसी परचेज किया, कोई कैमरा परचेज किया, कोई इक्विपमेंट परचेज किया, कोई लैपटॉप परचेज किया, उन सब के परचेज पर एक्साइज ड्यूटी पे किया। एज पर गवर्नमेंट लॉज मेरे को एक्साइज का सैंडविच क्रेडिट मिलना चाहिए टू पे द सर्विस टैक्स। पर प्रैक्टिकली बिल पर एक्साइज चार्ज कौन कर सकता है? जो मैन्युफैक्चरर होगा। अब आप मुझे बताइए, मेरे को अपने ऑफिस के लिए 2 लैपटॉप परचेज करने हैं, वो लैपटॉप का अगर मेरे को एक्साइज का क्रेडिट लेना है, तो शुड आई बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर? आंसर इज यस, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ही तो क्या करेगा? बिल पे एक्साइज लगाएगा, और बिल पे अगर एक्साइज होगा तो ही मेरे को क्रेडिट मिलेगा बेटा। समझा मेरी बात? तो सर पॉइंट ये आता है क्या, कि अगर मैंने अपनी सेल पर एक्साइज लगाना है, तो एक्साइज कौन लगा पाएगा? मैन्युफैक्चरर। तो अगर मेरे को सर सर्विस प्रोवाइडर में अगर हूं, मेरे को एक्साइज का क्रेडिट चाहिए, तो आई शुड हैव द बिल ऑफ मैन्युफैक्चरर, मतलब मेरे को परचेज करना होगा किससे? मैन्युफैक्चरर से। तो 2 एसी परचेज करने के लिए, 2 लैपटॉप परचेज करने के लिए मैं हूं मान लो मुंबई, और सर वो लैपटॉप की फैक्ट्री का है गुरुग्राम, तो क्या मैं 2 लैपटॉप लेने के लिए गुरुग्राम जाऊंगा? आंसर इज नो। मैं कहा जाऊंगा? मेरे आसपास के शोरूम पे जाऊंगा बच्चों। मेरे आसपास के शोरूम पे जब मैं जाऊंगा, वो सर शोरूम वाले क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, दे आर द ट्रेडर्स। और ट्रेडिंग करने पे क्या लगता है? वेट। दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर नहीं तो वो एक्साइज नहीं लगा सकते, वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए सर्विस टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हैं। उनकी सेल पे केवल क्या लगने वाला है? वेट लगने वाला है। अब आप मुझे बताइए, मेरी अगर मैं ट्रेडर हूं, तो ट्रेडिंग जब करूंगा तब मेरे सेल पर केवल वेट लग रहा है। अब आप मुझे यहां देख के बताइए कि सर मेरे को 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सर आपको पता है कि मेरी सेल पे अगर एक्साइज लग रहा होगा या सर्विस टैक्स लग रहा होगा, तो मुझे 10 का क्रेडिट मिलेगा बेटा। अगर मेरी सेल पे एक्साइज ही नहीं है, मेरी सेल पे सर्विस टैक्स ही नहीं है, तो मुझे 10 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मेरी सेल पर वेट है, तो यस वेट का क्रेडिट मिल जाएगा। सोचिए आप, मेरी सेल पे दोनों अगर लगते हैं, एक्साइज भी लगता है, वेट भी लगता है, तो सैंडविच क्रेडिट भी मिलेगा, वेट क्रेडिट भी मिलेगा। मेरी सेल पे केवल वेट लगता है,
तो वेट का क्रेडिट मिलेगा, सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मेरी सेल पर एक्साइज लगता है या सर्विस टैक्स लगता है पर वेट नहीं लगता है तो मेरे को वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्साइज का क्रेडिट मिल जाएगा। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला। परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरी सेल पे केवल वेट लगेगा, एक्साइज नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, तो मुझे सैंडविच क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। अब सोचिए सर, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं बेटा, मेरा कंसल्टेंसी का ऑफिस है, मैंने क्या किया, आसपास के शोरूम से एसी परचेज किया, आसपास के शोरूम से मैंने लैपटॉप परचेज किया, ये ऑल्दो मेरे बिजनेस के लिए परचेज किया। सर मेरे सेल पर क्या लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, आई एम अ सर्विस सप्लायर, मेरी सेल पे वेट नहीं लगेगा। आप मुझे बताओ सर, अब मुझे सैंडविच क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि मेरी सेल पर सर्विस टैक्स लगने वाला है, मेरी सेल पर वेट नहीं लगने वाला है, आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर। अब बच्चों आप ही मुझे बताइए, अगर मेरी सेल पर केवल सर्विस टैक्स लगेगा, वेट नहीं लगेगा, तो मुझे परचेज पे अगर वेट पे किया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक्साइज पे किया है परचेज पर, सर्विस टैक्स पे किया है सर्विसेज परचेज करने पर, तो उनका सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा। अब सोच के देखिए, मैंने एसी परचेज किया है, लैपटॉप परचेज किया है अपने ऑफिस के लिए, कहां से, पास के शोरूम से, ट्रेडर से, डीलर से, जो बिल पे क्या लगाएगा सर, केवल वेट लगाएगा, वो बिल पे एक्साइज या सर्विस टैक्स लगा ही नहीं सकता है बेटा, इज अ ट्रेडर। अब आप मुझे बताओ सर, उसने बिल पे क्या लगा के दिया है, वेट। मेरी सेल, ये मेरे परचेज पे वेट लिख के आया है, मेरी सेल पे क्या लग रहा है, सर्विस टैक्स। यू टेल मी सर, मेरी सेल पे वेट है ही नहीं, तो क्या परचेज पे वेट पे किया है, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा, आंसर इज नो। मेरी सेल पर सर्विस टैक्स है, हाँ परचेज पे अगर एक्साइज पे किया होता तो क्रेडिट मिलता, पर बिल पे एक्साइज तो है ही नहीं, एक्साइज ट्रेडर चार्ज ही नहीं कर सकता है, डीलर कैन नॉट चार्ज द एक्साइज ऑन द इनवॉइस बिकॉज इज अ जस्ट ट्रेडर। सोचो बच्चों, मतलब जिंदगी में जो है चाहिए नहीं, जो चाहिए वो है नहीं। डोंट लिंक इट विद द लाइफ, ओके सरकार। तो बिफोर जीएसटी जिंदगी ऐसी चल रही थी, मतलब गवर्नमेंट ने क्रेडिट देने के लिए मना नहीं किया, पर प्रैक्टिकली बात करें तो सर क्रेडिट फ्लो ढंग से नहीं हो पा रहा था। हाँ, अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता तो मैन्युफैक्चरर की सेल पे एक्साइज भी था और वेट भी था, इसलिए उसकी परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, सैंडविच क्रेडिट मिलता था। वेट पे किया तो वेट का भी क्रेडिट मिलता था बेटा। बट अगर एक मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैंने परचेज पे अगर एक्साइज पे किया होगा, सर्विस टैक्स पे किया होगा, तो सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा, पर वेट का क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं। और प्रैक्टिकली बात करें तो मेरे परचेज बिल पर एक्साइज लग के आता ही नहीं था, क्योंकि मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करूं, ऐसा बहुत रेयर कुछ हो सकता था बेटा। तो प्रैक्टिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन टूट रही थी। थर्ड, अगर ट्रेडिंग की बात कर लूं मैं अगर आपसे, तो ट्रेडर्स भी क्या करते थे, परचेज करके बेचते थे माल, और माल बेचने पे केवल वेट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, और सेल्स टैक्स अगर लगा है ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो आप मुझे बताइए कौन सा टैक्स मुझे लगेगा, मेरे को तो सेल पर केवल वेट लगेगा बच्चों, मेरे सेल पर वेट एक्साइज और सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, इसलिए परचेज पे अगर एक्साइज पे किया, या उस शोरूम वाले ने मान लो मार्केटिंग की सर्विसेज ली, कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, सर उन सब पे जो उसने सर्विस टैक्स पे किया होगा, उसने अगर अपने शोरूम के लिए एसी परचेज किया, अपने शोरूम के लिए कई सारी गुड्स परचेज करी, उन पे एक्साइज पे किया होगा, कोई सैंडविच क्रेडिट उसको नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन अगेन वहां पे डिस्टर्ब हो रही थी सर, अगेन वहां पे सर स्मूथली क्रेडिट पास ऑन नहीं हो पा रहा था। सो दीज वर द लकूनाज इन द ओल्ड लॉज, जिसकी वजह से देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम। सर देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को, मल्टीपल टैक्सेशन को, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा पाए और वन नेशन वन टैक्स कर पाए। सर वहां आया क्या, जीएसटी। और सपना देखा गवर्नमेंट ने क्या, जीएसटी आएगा हिंदुस्तान में और जीएसटी लेके आएंगे। एंड यस 2014 फर्स्ट ऑफ 2014 से गवर्नमेंट ने इस पे बहुत एग्रेसिवली काम करना चालू किया, एंड 1 जुलाई 2017 इज सेलिब्रेटेड एज द जीएसटी डे, which is a CA day also sir, and yes at the same time ना जीएसटी समझ में आया ना सीए की बात समझ में आई, तो
डॉक्टर डेवी बेटा। क्लियर। तो मालिक इन दिस केस 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने क्या किया सर, मोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस कर दिया जीएसटी को, इंप्लीमेंट कर दिया हिंदुस्तान में जीएसटी को सर। एंड सर वन नेशन वन टैक्स कर दिया। अब पूरे इंडिया में आप कोई भी गुड्स कहीं से भी खरीदे, कोई भी सर्विस कहीं से भी खरीदे आप, सर आपको जो टैक्स महाराष्ट्र में लगने वाला है वही गुजरात में लगेगा, वही सर आंध्र प्रदेश में लगेगा। रीजन बीइंग, पहले स्टेट टू स्टेट वेट की रेट चेंज हुआ करती थी, अब सर जो जीएसटी की रेट फिक्स कर दी पूरे इंडिया में वही रहेगी। हाँ 50% विल बी सीजीएसटी, 50% विल बी एसजीएसटी। और इंटर स्टेट परचेज किया तो सी प्लस एस, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की जो रेट होगी वही होगा क्या, आईजीएसटी का रेट। इसलिए पूरे इंडिया में कहीं से भी आप परचेस करो, भले सेम स्टेट से परचेस करो, सेम स्टेट से परचेस करोगे तो सर सपोज 9% इज द सीजीएसटी का रेट, तो जितना सीजीएसटी का रेट है एब्सोल्युटली सेम वही एसजीएसटी का रेट होगा। क्लियर। एंड सर अगर वही, अगर आपने ये तो आपने इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट अगर परचेज किया है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। क्लियर। एंड सर यही अगर आपने इंटर स्टेट परचेज किया होता तो 9 + 9 होता है क्या, 18, इट इज आईजीएसटी। वही गुड्स या सर्विस अगर आपने इंटर स्टेट मतलब बिटवीन द स्टेट्स, अगर कोई गुड्स सप्लाई किया है या परचेज किया तो आईजीएसटी आपको देखने को मिलेगा, विच इज द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो और आप विद इन द स्टेट कुछ परचेज करते हो तो वहां पे सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा, विच विल बी द रेवेन्यू ऑफ यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा बेटा। हाँ ना भाई, क्लियर, डन। सो मालिक इंटर स्टेट परचेज किया, अगर आपने भले यूनियन टेरिटरी से परचेज किया, दूसरे स्टेट से परचेज किया, सर हमेशा आईजीएसटी लगेगा। और विद इन द स्टेट है, विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर आपने परचेज किया है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। क्लियर, डन। तो दिस इज हाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड सर सिंस पूरे देश में से आप कहीं से भी कोई भी गुड्स परचेज करेंगे सर, टैक्सेशन की वजह से उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा सर, इसलिए पूरे देश में से कहीं से भी परचेज करो सेम टैक्स लगने वाला है। इसलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ वेट हुआ करता था, तो गुड्स की कॉस्टिंग वेट की रेट की वजह से अलग अलग हुआ करती थी स्टेट टू स्टेट। अभी पूरा देश एक मार्केट बन गया है, कहीं से भी परचेज करो टैक्स की वजह से आपका प्राइस चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्या, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। और वहां से इंट्रोड्यूस हो गया क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सर सारे जो गुड्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सर्विसेज के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, भले वो सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, उन सबको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस कर दिया 1 जुलाई 17 से। और पुराने लॉज हटा दिए, इरेडिकेट कर दिए। एंड सर 1 जुलाई 17 से जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं मस्त वाला, जिससे आपका माइंड और ब्राइटन हो जाएगा कि किस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। आओ बच्चों एक मस्त एग्जांपल लेते हैं, एंड ये सब आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट बनेगा, आगे जाके आपको सारे पॉइंट बहुत काम आने वाले हैं। आइए सर, अब जीएसटी आ गया इंडिया में 1 जुलाई 17 से, कैसे ये ऑपरेट होगा वो उसका सिस्टम आपको समझाता हूं बच्चों। सबसे पहले मान लो सपोज मैं हूं महाराष्ट्र में, आप भी है महाराष्ट्र में मान लो सर। तो सर कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं हम प्रैक्टिकली कि किस तरह से जीएसटी फ्लो करता है, किस तरह से क्रेडिट काम करती है बेटा। प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल देता हूं, मस्त एक ट्रांजेक्शंस का फ्लो बता के सर फिर हम शुरू करेंगे एक्चुअल लॉ क्या बोलता है बेटा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले उसका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि लॉ क्या बना है वो अपने आप समझ में आएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि लॉ कैसे बना और क्यों बना। क्लियर, लॉ क्या बना वो हम पढ़ लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्यों बना कैसे बना ये क्लियर हो गया तो बेटा आपको। आओ बच्चों, मालिक सपोज मैं महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एच को कोई गुड्स बेचा है बेटा। देखना ध्यान से, मस्त मजा आएगा सर आपको।
ये चेन ऑफ ट्रांजेक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, जो प्रैक्टिकली आपको विजुअलाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। ध्यान से समझना, मस्त होके पढ़ना, माहौल के साथ पढ़ना। और हाँ, ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक आपको अगर लगता है कि यार मैंने तो पढ़ा हुआ है पहले, मेरे को आता है, तो भी वहां एकदम रिलैक्स होकर नहीं बैठिए, आप ध्यान से सुनिए कि जो आपको आता है उसी को मेरे को बुक से कनेक्ट करना है। क्योंकि आपको आता जरूर है, पर उसको एग्जाम में प्रिपेयर करके अपेयर करना, एग्जाम में उसको लिखना एंड उसको बुक से कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ट्रिकी पॉइंट होता है। ध्यान दीजिए बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स ₹10 लाख। सपोज महाराष्ट्र के एम ने महाराष्ट्र के एच को गुड्स बेचा 10 लाख रुपए में सर। सर जीएसटी आ गया है बेटा, एंड 18% रेट ऑफ टैक्स। ओके मालिक, चलिए 18% जीएसटी सर। ओके, अब सिंस ये गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ है, क्लियर, इंट्रा स्टेट सेल है, विद इन द स्टेट सेल है, इस पे क्या लगेगा बच्चे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी परसेंट 9% रेस्पेक्टिवली। इट कम्स टू 90,000 सीजीएसटी and 90,000 SGST. Total comes to 11,80,000. क्लियर सर? महाराष्ट्र के एम ने ये बिल बनाया होगा महाराष्ट्र के एच को, और महाराष्ट्र के एच से 11,80,000 लिया होगा। इसमें से 90,000 क्या है बेटा? सीजीएसटी। तो महाराष्ट्र के एम, मान लो फर्स्ट स्टेप में वही है सर, उसने परचेज कुछ भी नहीं किया, खुद ने गुड्स बनाया है सर, उसके पास कोई क्रेडिट नहीं है, तो इसने क्या किया होगा? पूरा 90,000 पे किया होगा किसको बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचारा। ओके, सेम वे स्टेट गवर्नमेंट को उसने 90,000 पे किया होगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को पे किया होगा बच्चा? ये कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है बेटा। क्लियर? तो सर मैंने नहीं, तो ऐसे केस में इसने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 90,000 पे किया होगा बेटा। ओके डन। अब सर महाराष्ट्र के एच ने ये गुड्स परचेज किया 11,80,000 का, उसमें सर उसने महाराष्ट्र के एम को 1180 पे किया, 90,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे हो गया, 90,000 स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे हो गया। किसने पे किया? एम ने सर। ओके मालिक, अब एच ने क्या किया? महाराष्ट्र के एच ने इन गुड्स को महाराष्ट्र के ए को बेच दिया बेटा। हाँ है ना भाई? अब सर चलो ए की जगह नाम चेंज करें, ये लो सर, वाई को गुड्स बेच दिया। सर अब गुड्स जो बेचा, कैसे बेचा, कितने बेचा, देखने ध्यान से। वैल्यू ऑफ गुड्स सपोज 15 lakhs। अच्छा, विद इन द स्टेट है, अगेन 9% सीजीएसटी, 9% महाराष्ट्र एसजीएसटी। ओके सर, ये महाराष्ट्र एसजीएसटी कितना होता है मालिक? 135,000, सॉरी। टोटल कम्स टू, बताओ ना भाई, 17,70,000। सही ना? ओके, अब सर ध्यान से देखना, महाराष्ट्र के एच ने गुड्स को बेचा है महाराष्ट्र के वाई को, विद इन द स्टेट है, सेम गुड्स है, 18% रेट ऑफ टैक्स, विद इन द स्टेट है 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी है सर। जब बेचा होगा तो वाई ने एच को 17,70,000 पे किया। अब सर इसमें से 1,35,000 क्या है बेटा? सीजीएसटी। ये सीजीएसटी इसका रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो मिस्टर एच क्या करेगा? 1,35,000 किसको पे करेगा बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पे करने जाएगा तब ये क्या बोलेगा? मैंने परचेज पे ऑलरेडी सीजीएसटी पे किया हुआ, कितना? 90,000। तो ये क्या करेगा? 90,000 का इसने क्रेडिट लिया होगा बेटा, उतना सीजीएसटी का आईटीसी इसने क्या किया होगा? यूज किया होगा बेटा। इन बैलेंस 45,000 पे किया होगा सर। हाँ है ना मालिक? क्योंकि इसने परचेज जब किया था तब 90,000 सीजीएसटी पे किया, 90,000 एसजीएसटी पे किया। तो सेम वे सर परचेज पे इसने 90,000 एसजीएसटी का क्रेडिट लिया होगा बेटा। क्लियर? सर जब 90,000 का इसने क्रेडिट लिया होगा तो सर 90,000 का एसजीएसटी का आईटीसी इसने
यूज कर लिया होगा बेटा, एंड रिमेनिंग 45,000 पे किया होगा बेटा। किसको पे किया होगा? स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? यहां तक पॉइंट समझ में आया बच्चों? ओके, ध्यान देना बेटा मेरी तरफ। तो सर मान लो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट सीजीएसटी अकाउंट, और ये है एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट बेटा। ओके सर, सर समझने की कोशिश करना। सर महाराष्ट्र का एच, जिसने गुड्स के परचेज पे 90,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था, एंड सर उसने जब सेल किया था 135,000 सीजीएसटी लिया, 135,000 एसजीएसटी लिया, जब स्टेट गवर्नमेंट को पे करने जाएगा तब क्या करेगा? सिंस इसने 90,000 रुपए ऑलरेडी पे किए थे परचेज पर सीजीएसटी, तो रिमेनिंग 45,000 क्रेडिट यूज करने के बाद अमाउंट इसने और पे किया होगा, किसको? सीजीएसटी को। तो सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है, इसमें 90,000 रुपए फंड्स ऑलरेडी पहुंच चुके थे सर, इसने 45,000 और पे किया, कितना हो गया सर? 135,000 का फंड्स पड़ा है कहां बेटा? सीजीएसटी अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का पोजीशन क्या बेटा? यहां पर 90,000 रुपी ऑलरेडी सर जब मिस्टर एम ने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया होगा तब 90,000 का फंड्स यहां पड़ा है बेटा, जिसका क्रेडिट यूज करके रिमेनिंग 45,000 रुपी और पे किया मिस्टर एच ने। तो सर यहां 90,000 ऑलरेडी था, 45,000 रुपी एच ने और पे किया, सर अल्टीमेटली 135,000 रुपी पहुंच गया कहां? स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में, एसजीएसटी अकाउंट। आया ना भाई? क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या हुआ सर? यहां देखिए बेटा मैं यहां डिटेल में आपके लिए और लिख देता बेटा, कि जब एच ने 11,80,000 में गुड्स परचेज किया था, जिसमें से 90,000 सीजीएसटी था, 90,000 एसजीएसटी था बेटा, तो इसने क्या किया होगा? सीजीएसटी आईटीसी अवेल किया था कितने का? 90,000 का। एसजीएसटी आईटीसी अवेल किया था कितने का? 90,000 का। तो अल्टीमेटली इसको कॉस्ट कितनी आई होगी बेटा? 1180 में से 90 प्लस 90 180 का क्रेडिट इसने ले लिया, तो अल्टीमेटली 10 लाख इसकी कॉस्ट आई होगी। तो देखा जाए तो इसने वैल्यू एडिशन जो किया है एक तरह से वो 5 लाख रुपये वैल्यू एडिशन किया है, तब जाके इसका सेल प्राइस आया ना बेटा 15 लाख का बेटा, आया ना? क्लियर? अब सर 15 लाख में जब इसने गुड्स बेचा उस पर 9% सर 1,35,000 सीजीएसटी, 1,35,000 एसजीएसटी इसने कलेक्ट किया। जब गवर्नमेंट को पे करने गया तभी 90,000 का सी का क्रेडिट सी के लिए यूज किया, 90,000 का एस का क्रेडिट एस के लिए यूज किया, और रिमेनिंग 45,000 और पे किया, और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में 1,35,000 पहुंच गया, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 1,35,000 और पहुंच गया। क्लियर? इतना फंड आ गया कुल मिला के सर। ओके मालिक, अब कहानी आगे बढ़ती बेटा। अब क्या हुआ? ये महाराष्ट्र के वाय ने इस गुड्स को आगे और बेचा बेटा। कहां बेचा? देखते हैं यहां लिखो। महाराष्ट्र के वाय ने गुजरात की जी के साथ डांडिया खेले बेटा और गुड्स बेच दिया। क्लियर? अब सर महाराष्ट्र के वाय ने गुजरात की जी को यही गुड्स सेल किया कितने में? 20 लाख रुपए में सर। ओके मालिक, सर 20 लाख रुपए में इसने गुड्स बेचा महाराष्ट्र की जी को। अब सिंस वाय ने जो गुड्स बेचा है वो जी को बेचा है, सर महाराष्ट्र से गुजरात बेचा है, ये हो गया क्या? इंटर स्टेट सेल। क्या लगेगा? आईजीएसटी बेटा। क्लियर? 18% is the IGST which comes to 3,60,000. Total comes to 23,60,000. आया ना मालिक? इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। कस्टमर से वाई ने 23,60,000 रुपये ले लिया और इसको ये बिल बना के दे दिया इंटरस्टेट सेल का बेटा। अब सर हमारे जी ने 23,60,000 पे कर दिया हमारे महाराष्ट्र के वाय को। अब महाराष्ट्र के वाय इसने परचेज पे देखिए सीजीएसटी पे किया हुआ कितना? 1,35,000, और महाराष्ट्र एसजीएसटी पे किया हुआ कितना? 1,35,000, जिसका इसने क्या लिया होगा? सीजीएसटी का आईटीसी अवेल किया था परचेज पर 1,35,000, एंड एसजीएसटी आईटीसी अवेल किया था कितना? 1,05,000, जो परचेज पे टैक्स पे किया। आया ना मालिक? अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी होगी बेटा इसकी? 15 लाख रुपये, और इसने भी वैल्यूएशन किया होगा कितना? 5 लाख का।
तब जाके इसका सेल प्राइस आया कितना 20 लाख रुपए। अब परचेज पे इसने 1,35,000 CGST क्रेडिट लिया, SGST क्रेडिट लिया 1,35,000 का, पर सेल पे लायबिलिटी कितनी है 3,60,000 की IGST की लायबिलिटी है बेटा। तो सर पॉइंट आता है क्या, यस IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए भी CGST और SGST का क्रेडिट काम आता है। क्लियर। तो मेरे भाई ने क्या किया होगा, 360 को पे करने के लिए 1,35,000 CGST ITC यूज किया, 1,35,000 SGST ITC यूज किया, जो परचेज पे टैक्स पे किया था इसने बेटा। क्लियर। तो सर 270 तो इसका क्रेडिट काम आ गया, रिमेनिंग 90,000 मेरे भाई ने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा बेटा। कौन सा अकाउंट में, IGST अकाउंट में बेटा। अरे क्लियर, ओके। अब सर अल्टीमेटली फंड का मूवमेंट कैसे होगा वो समझना बेटा, मजा आएगा आपको। सर सुनना बात ध्यान से 5 मिनट और लगेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका बेटा। सरकार 3,60,000 IGST पे करना था, तो IGST का जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का IGST का अकाउंट अलग बना हुआ बेटा। क्लियर। अभी सर क्या हुआ, हमने पहले 1,35,000 पे किया था किसमें, CGST अकाउंट में। 1,35,000 अमाउंट था कहां पर, स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में था बेटा। नाउ IGST पे करने के लिए हमने क्या किया, 1,35,000 यूज किया किसका, CGST वाला। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने CGST अकाउंट से उतना फंड्स निकाल के IGST अकाउंट में फंड डालेगा कितना, 1,35,000। सेम वे सर स्टेट गवर्नमेंट का जो, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो SGST था 1,35,000, इसका भी क्रेडिट यूज किया है IGST के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, ओ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे पास 1,35,000 आए थे ना, बोला हाँ आए थे, जल्दी दो और IGST अकाउंट डालो। सर IGST अकाउंट में क्यों डालेंगे, क्योंकि एसएससी ने SGST का उतना क्रेडिट यूज किया है IGST पे करने के लिए, उस अकाउंट से फंड निकलेगा और IGST अकाउंट में फंड जाएगा। 1,35,000 CGST से आके IGST अकाउंट में गया, 1,35,000 स्टेट गवर्नमेंट के SGST अकाउंट से निकल के IGST में गया, और 90,000 हमने और पे किया IGST अकाउंट में। अल्टीमेटली 3,60,000 पूरा आ गया कहां पर, IGST अकाउंट में। अभी देखा जाए फंड की पोजीशन, तो CGST अकाउंट में फंड कितना है, 0। SGST स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में फंड कितना है, 0। और सर फंड पूरे के पूरे कहा है IGST अकाउंट में 3,60,000 बचा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, 2 मिनट लगेंगे। सर गुजरात की जी ने आगे सर और डांडिया खेले राजस्थान के आर के साथ, और इन गुड्स को बेच दिया कितने में बेटा, 30 लाख में। गुजरात की जी कोई कम थोड़े बेटा, डांडिया उधर भी खेले और इधर भी खेला दिया बेटा। सर 30 लाख में सर। अच्छा इसने परचेज पे जो IGST पे किया था, उस IGST का ITC अवेल किया, का 3,60,000 का, तो अल्टीमेटली कॉस्ट इनको आई होगी कितनी, 20 लाख की बेटा। उन्होंने मार्जिन अपना वैल्यू एडिशन ऐड किया होगा कितना बेटा, 10 लाख का। क्लियर। और अल्टीमेटली गुड्स बेचा कितने में बेटा, 30 लाख में सर। और वैल्यू ऑफ गुड्स 30 लाख। गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को गुड्स बेचा है, इंटर स्टेट है, अगेन क्या लगेगा, IGST 18% आता है कितना, 5,40,000, टोटल 35,40,000 का बिल रेज किया है, इनवॉइस रेज किया है किसने बेटा, गुजरात की जी ने राजस्थान के आर को। अब उससे IGST कलेक्ट किया है 540। अब IGST जब पे करना होगा तब ऑलरेडी परचेज पे IGST पे किया हुआ है कितने का, 3,60,000 का। तो 3,60,000 का IGST ITC यूज कर लिया, और रिमेनिंग 1,80,000 पे कर लिया। क्लियर। तो 360 IGST का ITC यूज किया और रिमेनिंग 180 पे कर दिया, और सर अल्टीमेटली IGST अकाउंट में 180 और आ गया, तो अल्टीमेटली 5,40,000 फंड आ गया कहां पर, IGST अकाउंट में। गुड्स कहां पहुंच गया, राजस्थान। अब साहब राजस्थान के आर ने भी सर इन गुड्स को क्या किया, लास्ट स्टेप पे ध्यान से सुनना, राजस्थान के आर ने इन गुड्स को राजस्थान के जे को बेच दिया, जो कौन था, एंड कंज्यूमर था। क्लियर। अब देखना ध्यान से, शिद्दत से देखना बेटा, राजस्थान के आर ने
राजस्थान के जे को जो गुड्स बेचा है वो बेचा सपोज, अच्छा परचेज पे क्या पे किया, 5,40,000 वॉज दी IGST। क्लियर सर, इसने IGST ITC अवेल किया था कितने का बेटा, टैक्स पे किया उतना बेटा 540, तो अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी होगी बेटा इनकी, 30 लाख की कॉस्ट होगी बेचा। इसने वैल्यू एडिशन किया सपोज अगेन 10 लाख का, और राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को ये गुड्स बेच दिया, वैल्यू ऑफ गुड्स कलर चेंज कर कितना 40 लाख रुपए में। क्लियर, अब राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेचा, मतलब ये था क्या, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट होने के पे क्या लगेगा, CGST और राजस्थान का SGST बेटा कितना 9%, 9%, 3,60,000, 3,60,000, टोटल कम्स टू 47,20,000। आया ना मालिक। अब सर अल्टीमेटली राजस्थान के आर ने गुड्स बेच दिया 40 लाख प्लस 18% CGST और SGST मिला के, सर 47,20,000 में इनडायरेक्ट टैक्स से बेटा ये कस्टमर से पूरा लिया 47,20,000 रुपी। अब सर इसने परचेज पे किया था क्या, IGST जिसका इसने ITC लिया 540 का, सेल पे लायबिलिटी है क्या, CGST और SGST की, क्या वो क्रेडिट काम ले सकता है, आंसर इज यस। IGST का क्रेडिट कैन बी यूज्ड फॉर CGST एज वेल एज SGST ऑल्सो। अब सर इसने क्या किया, 360 में से जैसे ITC था कितना 540 का बेटा, लायबिलिटी किसकी है, CGST और SGST की बेटा, तो क्रेडिट आधा आधा दोनों के लिए काम ले लिया बेटा, मान लो। क्लियर, तो 540 में से 2,70,000 इसने IGST ITC यूज किया टू पे द लायबिलिटी ऑफ CGST एंड रिमेनिंग 90,000 इसने पे कर दी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को। इधर हमारे सर ने क्या किया, इन्होंने अगेन 2,70,000 का IGST ITC यूज किया, क्लियर, फॉर पेमेंट ऑफ SGST एंड रिमेनिंग 90,000 पे कर दी। क्लियर, किसको पे किया, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। अब क्या होगा फंड का मूवमेंट, अभी फंड्स का है बेटा IGST अकाउंट में है कितना 5,40,000। क्लियर, ओके, अब IGST का ITC यूज किया, CGST के लिए कितना 270, तो जैसे ही 270 का क्रेडिट IGST का यूज हुआ CGST के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, IGST अकाउंट से फंड निकालेगी 270 का और डाल देंगे कहा सर CGST अकाउंट में बेटा। अब फंड्स कितने बच गए, 540 में से 270 गया तो बचा कितना 270 बच गया। अब 270 का IGST का क्रेडिट काम आया किसके लिए बेटा, राजस्थान SGST के लिए काम आया बेटा। क्लियर, तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ओ IGST चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड यहां से निकाल के राजस्थान गवर्नमेंट को दो, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, IGST अकाउंट से फंड निकालेगा और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा कितना 270 में। क्लियर, अब IGST अकाउंट फंड कितना है लड्डू, अब 270 यहां पहुंच गया और 90,000 CGST इसने और पे किया, 90,000 CGST अकाउंट में और पहुंच गया, तो 270 प्लस 90 कितना हो गया 360, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के CGST अकाउंट में पहुंच गया बेटा। इधर से 90,000 इसने स्टेट गवर्नमेंट को SGST और पे किया बेटा, तो 270 IGST से आया था, 90 इसने और पे कर दिया, अल्टीमेटली 360 मिल गया राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। क्लियर, अब अल्टीमेटली IGST अकाउंट में फंड कितना है 0, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना है 360, राजस्थान गवर्नमेंट के SGST अकाउंट में फंड कितना है बेटा 360। क्लियर, और ये कौन है बेटा हमारा राजस्थान के जे इज एंड कंज्यूमर, पिक्चर खत्म, मतलब बस आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब रेवेन्यू फ्लो खत्म, अब आगे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, जो टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया उतना मिल गया, जिसके पास टैक्स है उसके पास रह गया बेटा। अब आप मुझे बताओ अल्टीमेटली गुड्स जो कंज्यूम हुआ कहां कंज्यूम हुआ बेटा, राजस्थान में। अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या था, राजस्थान, बना कहां था, गुड्स का ओरिजिन क्या हुआ महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र से निकल के कहां गया? गुजरात। गुजरात से निकल के कहां आया? राजस्थान में। अल्टीमेटली आप मुझे बताओ, गुड्स कंज्यूम का हुआ राजस्थान में। अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या था? राजस्थान था। आप मुझे बताओ, 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, पर रिमेनिंग 50% टैक्स कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला है? क्या महाराष्ट्र को कुछ मिला? नहीं। क्या गुजरात को कुछ मिला? नहीं। अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिल गया? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मिला। तो आप मुझे बताइए सर, अल्टीमेटली देखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, देखो 50% गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, मान लिया, पर रिमेनिंग 50% जीएसटी का रेवेन्यू कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिला है? जिस स्टेट में ये गुड्स का कंजम्पशन हुआ। सर वो कंजम्पशन कहां हुआ बेटा? राजस्थान में हुआ। इसलिए जीएसटी को बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्या बोलते हैं मालिक? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। और अल्टीमेटली रेवेन्यू मिल गया किसको? सर जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हुई, इसलिए सर, इसलिए इस टैक्स को बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर? तो सर जब पहले जीएसटी नहीं था, तब जिस स्टेट में गुड्स बनता था, मैन्युफैक्चरिंग जहां होता था, उस स्टेट को ही रेवेन्यू मिलता था वेट का। उसका क्रेडिट दूसरे स्टेट में नहीं फ्लो होता था बेटा। पर जीएसटी आने के बाद आईजीएसटी की वजह से क्रेडिट फ्लो होने लग गया दूसरे स्टेट में भी। और अल्टीमेटली जो गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनी है, जो गुड्स को अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज को, उस स्टेट को रेवेन्यू मिलने वाला है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। और इसीलिए वो सारी स्टेट गवर्नमेंट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता था, वो सब नाराज हो गई गवर्नमेंट से, बोलती हमको जीएसटी नहीं लाना है सर। और जो कंज्यूमर बेस जहां ज्यादा था, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलने लग गया जीएसटी होने के बाद, इसलिए वो तो खुश थे। पर जिनको नुकसान, वो गवर्नमेंट क्या बोलती? गवर्नमेंट मोदी जी को कि साहब हमको तो जीएसटी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट जीएसटी टू बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, क्योंकि जीएसटी आने के बाद हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, हमारे लॉस कंपनसेट कौन करेगा? इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स और लगाया। आपने देखा होगा, टोबैको खाया होगा ना, सिगरेट पी होगी ना बेटा आपने, तो है ना कोई होशियारी? सर मोटर व्हीकल्स, टोबैको बेस्ड गुड्स, इन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, जिसका नाम क्या रखा? कंपनसेशन सेस। और ये सेस क्यों लगाया? कि उन सारी स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कंपनसेट कर पाए जिनको जीएसटी आने की वजह से रेवेन्यू में लॉस हुआ है। उसको बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर? डन। तो सर ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग जीएसटी। एंड सर आप देखिए, सर इस तरह से देखा जाए अगर हम, तो पूरे देश में एक तो बना सीजीएसटी एक्ट। सर यूनियन टेरिटरीज के लिए एक बना यूटीजीएसटी एक्ट, जो सारी यूनियन टेरिटरीज में गवर्न अप्लाई होता है। एक बना हमारा आईजीएसटी एक्ट, जो पूरे देश में एप्लीकेबल होता है इंटरस्टेट सेल के केस में। सर अब आता थी क्या? एसजीएसटी एक्ट। आप बताओ देश में कितने स्टेट्स हैं? 28। क्लियर? एंड सर दिल्ली, पुडुचेरी एंड भाई जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। क्लियर? ये तीन यूनियन टेरिटरीज का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर बना हुआ है, इसलिए इन तीनों को भी स्टेट गवर्नमेंट की तरह ही एसजीएसटी एक्ट बनाया हुआ बेटा। तीनों का, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों का अपना अपना स्टेट एक्ट है। हर स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास किया हुआ है। और वो सारे एक्ट्स एब्सोल्युटली वही है जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है बेटा। इसलिए अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया, मतलब सारे रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट्स भी पढ़ लिए बेटा। हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन था ट्रांजिशन प्रोविजन में, वो भी अब काम के नहीं रहे। क्लियर? इसलिए सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब सारे एसजीएसटी एक्ट भी आपको आते हैं। वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट। क्लियर? और एक बना क्या? जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। एक एक्ट बना, दिस इज हाउ टोटल 35 एक्ट्स बने जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद। पर एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न, आपको सर सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, क्योंकि सीजीएसटी पढ़ लिया मतलब सारे ही एसजीएसटी एक्ट भी पढ़ लिए। क्लियर? और कुछ पोर्शन हमें आईजीएसटी एक्ट का भी पढ़ना है। क्लियर? डन। बाकी कुछ भी आपको एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ है ना भाई?
क्लियर, डन। तो ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है रिगार्डिंग जीएसटी। अब हम नेक्स्ट सेशन से बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे कि आखिर सर जीएसटी लॉ बोलता क्या है। मैंने अब तक आपको पढ़ाया क्या कि सर आखिर लॉ बना कैसे, आया क्यों, सर हमने क्यों का जवाब देखा, क्या हुआ वो हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन से क्या कि आखिर ये लॉ बोलता क्या है। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर आई होप सर आपको चीजें समझ में आई। एंड सर ये क्लासरूम नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा बेटा, फास्ट ट्रैक बैच वाले में भी, और अपना इंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है बाय यशवंत मंगल उसमें भी शेयर कर दूंगा बेटा। और जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेक्चर देख रहे हैं उनकी ड्राइव में भी ये लेक्चर, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डेली बेस पे बेटा, अपडेट होके बेटा। ओके, इसी के साथ भारत माता की जय। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े। आपकी कोई डाउट? ओके, डन। तो बच्चों आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड माहौल बना होगा आपके एंड पर। एंड सर ऐसे ही डेली हम मिलते रहेंगे। एंड सर डेली बेस पर हम जीएसटी को कवर करेंगे शानदार तरीके से, मस्त तरीके से। आज आपके लिए होमवर्क ये कि जो मैंने ये लिखा है केवल उतना ही आप रीड करके आइए। बुक से आज आपको कुछ भी कवर नहीं करने का है। कल से मैं एक्चुअली बुक से जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल से शार्प 12 o'clock हम मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।